आज फिर से हम हमारे तीसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज हमारे साथ नए चर्चा में गेस्ट ऐड हुए हैं, सुरेंद्र जी। और अभी तक हमने जो पहला एपिसोड में हमने रिकॉर्डिंग किया था और डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुआ था जो बात पे, वो चर्चा का टॉपिक था हमारा कि हम कैसे सोचते हैं। तो सर ने बताया था कि हम वैखरी, मध्यमा और परा और पश्चंती में ये 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। और वैखरी के बारे में डिटेल में समझाया था कि जिनके कान डेवलप नहीं रहते वो खाली वैखरी में बात करते हैं, और उसके एग्जांपल्स बताए थे। देखो सुरेन, तुम पहली बार इस चर्चा में आए हो। ये लोग पहले से थे यहाँ पर। इनकी समस्या है कि आदमी को सोचने के लिए सबसे अहम चीज क्या है, जो मैंने उनको संक्षिप्त में समझाया था कि अगर उसका भाषा पे नियंत्रण है और थिंकिंग, बिना भाषा के वो सोच नहीं सकता। अब भाषा के प्रकारों में फिर अपन ने इस पे चर्चा हुई थी, भाषा के जो प्रकार है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, उसके उगम स्थान क्या है। और विशेषता मैंने इस पे बात करी थी कि जो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, इस प्रकार से भाषा जो कि वाणी में एक्सप्रेस होती है, वाणी से उद्गत होती है, तो इस पे अपनी कुल मिला के चर्चा है। और ये चर्चा को अपन ने 2 एपिसोड में, मतलब 2 घंटे की चर्चा हो चुकी है लगभग। अब ये तीसरा रिकॉर्डिंग है इस विषय, क्योंकि इन्होंने पहले इस पे चर्चा करी है, इनको पता है कि क्या क्या है। तो हो सकता है कि इस बार वो कुछ सवाल लेके आए हो, कुछ प्रश्न पूछेंगे। पर संक्षिप्त में ऐसा है कि जो बोला गया है उसको वैखरी बोलते हैं। बोलने के पहले जो सोचा गया है कि ये मैं बोलूंगा या ये बोला जाएगा, मतलब जब बोलने के पहले बुद्धि का उपयोग होता है तो वो मध्यमा है। अब ये अक्सर 99% ऑफ द टाइम्स आप इसी स्थिति में रहते हैं कि वैखरी और मध्यमा से ही कम्युनिकेशन होता है। आप बुद्धि का उपयोग करते, फिर आप सोचते, उसके बाद उसको बोल देते या लिखते, संवेद। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग कम्युनिकेशन कर लेते, भाषा को उपयोग कर लेते। लेकिन एक और तरीका है जिससे कि हम लोग कई बार बिना सोचे वी रिक्वायर टू गो 1 लेवल डाउन, क्योंकि परा और पश्चंती में अगर आपको जाना है तो, क्योंकि वैखरी का जो स्थान है वो कंठ है, यहां से बोली जाती है, यहां से आवाज आती है ना। मध्यमा जो है वो आपको बुद्धि, क्योंकि ब्रेन कहा जाता है, इसलिए वहां से मिलती है। अब जो बोला गया है वाचा और जो दिमाग में आया है, इनका सिंक्रोनाइजेशन जब हम कर लेते और उस प्रकार से हम लोग उसको बात करते। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि इसका उपयोग हम नहीं करते। ब्रेन इज मिसिंग, ब्रेन इज मिसिंग इन आइदर 2 इंस्टेंसेस, जिसमें कि वो पूर्णतः मूर्खता बात करेगा, जिसमें कि सर पैर ही नहीं है, टॉपिक कौन सा चालू है, बात क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं वो, मतलब वो एक पूरा उसका ऊपर का माला खाली है उसको बोलते। तो उस प्रकार से वो पूर्णतः बुद्धि से दूर हो गया। एक दूसरी स्थिति है जिसमें हम लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते, लेकिन इस स्थिति में नहीं रहते कि हम लोग मूर्ख हो जाए, उसको बोलते हैं हम, फिर हम नीचे आते, दिल में आते। जब दिल का उपयोग होता है तो हृदय और वाचा यानी मुंह या मुख, इनका संबंध जिस पल होना है उसमें आपको इसको कट करना है। ब्रेन शुड बी कट ऑफ। अगर आप ब्रेन का उपयोग सदैव करते रहेंगे तो आप नीचे नहीं जा पाओ। तो ऐसी स्थिति में सदैव रह के हम लोग किस प्रकार से आगे चल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसलिए दिल से सोचना, हृदय से सोचना, हृदय पे जोर देना, उसके लिए सबसे अहम बात मैंने पिछली बार इनको समझाई थी कि ये तभी संभव है जब आपके मन में भय न हो, फियरलेसनेस। भय नहीं हो, ये आपको अनिवार्य प्री कंडीशन है। और भय तभी नहीं रहता है जब आपके पास नॉलेज हो। सबसे अहम भय का, अगर आपने ठीक से सोचा है, अगर आपको ज्ञान हो गया, आपके पास शक्ति होने से भयहीन नहीं होते आप। अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आप भयहीन हो सकते, लेकिन सर नहीं तो आप हमेशा भयभीत ही रहोगे। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए ना।
ज्ञान है मतलब कि ज्ञान तो दिमाग में है, बुद्धि में, बुद्धि से ज्ञान है। बुद्धि से ज्ञान है। हाँ, तो अगर हम बुद्धि से ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसको बुद्धि से जोड़ रहे हैं तो वो मध्यमा हो गई। बराबर है। तो अगर वो मध्यमा है और हमको पश्चंती में जाना है बराबर। तो फिर तो तो मध्यमा को तोड़ के कैसे जा सकते? हाँ, तो फिर तो भय और इसका फिर लिंक नहीं, देखो कैसा है कि अगर आपको बुद्धि का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान तो लेना ही लेना है, मध्यमा का उपयोग करके ही आपको ज्ञान लेना है। लेकिन वो ज्ञान अगर आपने उसको सही तरीके से, क्या बोलेंगे, उसको समझ नहीं लिया, तो वो क्या होता है कि सिर्फ बोलने के माध्यम से या लिखने के माध्यम से रिप्रोड्यूस करने की ही आपको बुद्धि रहती। आपने उसको सही तरीके से अगर नहीं समझा तो आपको ये छलावा तैयार होता है या छलावा निर्माण होता है कि आपको वो समझ में आ गया, लेकिन उससे आपका भय दूर नहीं होता। तो उचित ज्ञान प्राप्ति के लिए ही आपको नीचे जाना पड़ता है, पश्चंती में जाना पड़ता है। लेकिन मध्यमा के द्वारा ही जाओगे, बिना बुद्धि के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि छोटी है और ये बड़ी है। हर किसी का अपना अपना एक वजूद है, एक अपना स्तर है, उसी में वो काम करे। लेकिन आपने बुद्धि ग्रहण करके या बुद्धि से एक आध ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अगर आप उसको बिना याद रखे पश्चिमी में जा, यानी आपको ये ज्ञान है लेकिन आप फिर भी डर रहे हो। फिर ऐसे ये कॉमन एग्जांपल है, आप कभी भी देखो कि इतने पढ़े लिखे लोग रहते लेकिन उनको सदैव डर लगा रहता कि मेरी जॉब तो नहीं जाएगी या मेरा बैंक अकाउंट खाली तो नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास बुद्धि है और अगर आप सब कुछ आपके कंट्रोल में, सब आपको पता है, बावजूद इसके आपको ये डर लगा रहता है या स्ट्रेस तैयार होते जाता है, आज मेरे को बॉस क्या बोलेगा या आज मेरे साथ क्या घटना घटेगी, ये रोज थोड़ा 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 स्ट्रेस एक्यूमुलेट होते जाए, तो आप पश्चिमी में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप पश्चिमी में जा ही नहीं पाओ। तो सर इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो नॉलेज उसने गेन किया है, अगर उसको डर है तो इसका मतलब है कि उसने वो नॉलेज ठीक तरह से गेन नहीं किया है। हाँ, एकदम सत्य वचन है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान से आपका भय कम नहीं हो रहा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो आपको मिथ्या ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। वो ज्ञान है ही नहीं, वो नहीं, ज्ञान है लेकिन संपूर्ण नहीं है, सूडो पार्शियल है, आधा है, अधूरा है। क्योंकि अगर आप ज्ञानी हो गए तो आपको बाकी सारी संवेदना हो सकती, भय नहीं हो सकती। तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान, अगर डर लग रहा है किसी भी कोई भी चीज के लिए के प्रति, तो या तो उसका ज्ञान, बेसिकली उसका ज्ञान ही है जो कि अधूरा है। Yes, knowledge is the only way you can get out of your fear state. Make it very clear, nothing else. You can have n number of pills, you can build your body, you can be daredevil, everything is okay. But unless you had knowledge about that particular thing, the fear related to that particular thing will not be eradicated. It will still be there. अच्छा, माझा एक प्रश्न आहे, बोला ना. बेसिक याच्यावर आहे. तुम्ही जे सांगितलं की थिंकिंग साठी भाषेची गरज आहे, हो, आणि त्याचे तुम्ही भाषेचे 4 प्रकार सांगितले ज्या पद्धतीने ते कम्युनिकेट करू शकतो. बरोबर. तर जेव्हा बाळ येतं या जगामध्ये, बरं, नवजात शिशु, त्याच्याजवळ तर भाषा नसते. बरोबर. त्याच्याजवळ या सगळ्या गोष्टी डे 1 ला डेव्हलप होतात की या सगळ्या गोष्टी बाय द टाइम जशी बॉडी नाही. डेव्हलप होतात म्हणूनच तसं? आपल्याकडे पूर्वीच्या काळी सुद्धा सगळ्यात पहिल्यांदा त्याला भाषाच शिकवायचे. पूर्वीच्या काळी म्हणजे ऋषीमुनींच्या संस्कृतीमध्ये सगळ्यात पहिले त्याला सुसंस्कृत करण्याकरता त्याचं नामकरण केलं जायचं. आपण हिंदी में आता हूं, अगर आपका नामकरण हो रहा है तो आपके साथ भाषा जुड़ रही है. कशी? अरे आपका नाम सुरेन है, हाँ, ये सुरेन, ये तो किसी भाषा का शब्द है ना. आपको सबसे पहले, आपका सबसे पहला, अगर नवजात शिशु का सबसे पहला अगर कोई संस्कार है जो अहम है, जो वो है 12वें दिन आपको में नाम किया दिया जाता है, जो 12वें दिन में किया जाता है, वो जो कभी भी सबसे अहम संस्कार नवजात शिशु के लिए उसको उसका नामकरण है. नामकरण मतलब उसके साथ भाषा का जुड़ जाना. अब आपको किसी न किसी नाम से पुकारा जाएगा. अगर आप नाम नहीं प्राप्त कर, इसलिए नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है.
यानी नाम पे एक अलग अपन वीडियो कर सकते हैं कि नाम कितना अहम है और क्यों रखना चाहिए, लेकिन मेरा फिलहाल आज के लिए इतना ही बोलना है कि अगर आप देखोगे कि ऋषियों ने सबसे पहले सबसे अहम संस्कार बोला है कि आपके साथ नाम जोड़ दो, मतलब भाषा जोड़ दो। अगर आपके साथ भाषा जुड़ जाएगी तो आपने, अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन आजकल भी वही चल रहा है, सबसे पहले ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे हो, आपके साथ सबसे पहले भाषा का संस्कार किया जातो. हा पण ती एक तर ठीक आहे, एक तुम्ही म्हणाले की त्याला नामकरण झाल्यानंतर त्याच्याशी भाषेचं हे झालं, पण बाकीचे जे 4 प्रकार सांगितले, जसं बुद्धी वापरणं किंवा त्याच्या हृदयातनं बोलणं किंवा त्याच्या तो वो उसके लिए, लेकिन उसके लिए कैसा है कि वो जैसे उसको नाम मिल जाता उसके कान खुल जाते. अच्छा, और उसके कान उसके बाद उसको नजर आना चालू हो जाती, मतलब उसकी दृष्टि स्थिर होना चालू होती. आपको समझ में आता है कि अब ये पहचानने लग गया है, अब उसके कानों में शब्द जाने लगते हैं और उसको वो समझना चालू कर देते. और ये इट हैपेंस विथ एनी नवजात शिशु, नॉट नेसेसरली ह्यूमन नवजात शिशु. अगर आपके पास पेट डॉग है, उसके भी अगर नए नए बच्चे हुए तो आप देखोगे उसको, आप जो बात कर रहे हो धीरे धीरे वो उनके दिमाग में घुसना चालू हो. दैट इज द पावर ऑफ वैखरी. इसलिए वैखरी बहुत अनिवार्य है. बिना वैखरी के आप ह्यूमन काइंड यू कैन नॉट थिंक ऑफ. वैखरी अनिवार्य है और ऋषियों ने तो वैखरी को बहुत ही ज्यादा सराहा है. लेकिन नवजात शिशु के लिए उसका वैखरी से 1 to 1 भिड़ंत होना अनिवार्य है. इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ा संस्कार वो नाम दे देते. उसके बाद जो भी आता है वो कुछ न कुछ बात करते रहता है, वो उसके सब कानों में जाना चालू हो जाता है. एवरीथिंग गेट्स एक्यूमुलेट. और वो तो महाभारत की सबसे बड़ी है ना घटना है. वो तो अभिमन्यु का तो केस पता ही होगा तुम लोगों को, तुमने सुना ही होगा ना. अभिमन्यु को तो नवजात होने के पहले ही उसने सब सुन लिया था. तो भाषा का संस्कार हम लोग कभी भी कर सकते, लेकिन जो सामान्य जन है वो अभिमन्यु एक आध बार ही होता. अभी आपको अपने यहाँ इस प्रकार से गर्भ संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नामकरण से उसका संस्कारित होना चालू हो जाता. तो भाषा का संबंध सबसे पहले हम उसके साथ जोड़ देते. अब जो सवाल है कि पश्यंती, जैसे ये देखो, ये नॉर्मल जो डिस्कशन होता है ये यूजुअली ग्रंथों में या जो भी बड़े बड़े एकेडमिशियंस है, ये एक इसके साथ ब्रह्मांड, ब्रह्म, आत्मा, ये सारे शब्दों का चयन हो जाता. मतलब ये जब डिस्कशन होता वैखरी, मध्यमा, पश्चंती एंड परा, इनके साथ साथ अन्य चीजों का भी जो कि सामान्य जनों के समझ के बाहर की चीजें रहती. मेरा विचार ये है कि उसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में जी सकते हो. आप किसी भी संबंधों में पता कर सकते हो, आप किसी भी कम्युनिकेशन में पता कर सकते हो, आप कभी भी कोई भी डील, इवन आप ईमेल लिख ले, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो उसमें आप ये देख. इसलिए मैंने पिछले बार आपको उदाहरण भी दिया था कि वो जेठालाल की फैमिली परपेचुअली इन द पश्चिमी स्टेट. दिल की साफ बताइए उनको. ये ऐसे आप उदाहरण देख सकते हो कि जो पश्चिमी में रहना पसंद करते हैं, आज आपके आजू बाजू में भी रहते होंगे. पुराने जमाने में आपको पता चलेगा जो घर में काम करते थे वो दिल के साफ रहते थे, ईमानदार बोलते थे. हम जमींदार के यहाँ ऐसे गड़ी रहते थे, गड़ी नाम था, मराठी लोग उसको बोलते थे. काम करने वाले लोग, दे यूज्ड टू बी ईमानदार, ऑनेस्ट. ऑनेस्टी कम्स व्हेन यू आर क्लीन एट हार्ट. So these are the people who perpetually enjoy being in पश्चिमी. और उसी स्टेट में जाना है अगर आपको कुछ अलग प्रकार से हासिल करना है. तो ये मैं संक्षिप्त में पिछले बार बताया था सर. लेकिन मेरा एक जो से क्वेश्चन था कि हम एक इवैल्यूएट करती है सिचुएशन को. बोलिए. हम थोड़ा बेसलाइन लेके चलते हैं कि चलिए कि हम बाइनरी में सभी दिल के अच्छे लोग रहते हैं. डिफॉल्ट ऋषियों की पोजीशन यही है. ऋषियों ने हर किसी व्यक्ति को दिल से साफ कहा. हम और ज्यादातर हम वही लेके चलते हैं कि जीरो से लेके चलते हैं कि सभी दिल के साफ है. इसलिए सभी परसेंटेज स्टेट में हमारे सामने एक सिचुएशन आती है कि हमें 10th की एग्जाम है या 12th की एग्जाम है अभी, और 12th की एग्जाम में एक हमें स्कोर अच्छा लेके आने का है. तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं. तो वो सिचुएशन को लेके हम ये 4 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे कर सकते हैं, या 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में अभी तक. क्योंकि एक अगर उसको कैसा है, अगर वो पश्चिमी में चले जाएगा
कोई भी जो भी विद्यार्थी है जो कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में अभी देने वाला है, तो उसको अगर सिर्फ मध्यमा और वैखरी में अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो सारा याद कर लेगा और उसको कागज में उतार देगा, फिर याद करेगा, फिर लिखेगा, फिर याद करेगा, फिर लिखेगा। ये हो गया उसका वैखरी मध्यमा। अब उसने ज्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि उसके पास समय भी नहीं है और उसके टीचर्स भी शायद ये बोल रहे हैं कि तू ये सवाल है इतना लिखना, ये सवाल है ऐसा लिखना, ये सवाल है ऐसा लिखना, और उसने पूरा हर बार बराबर लिखना चालू किया। उसके उसके वजह से परसेंटेज भी आ रहे हैं, 90% स्कोर आ रहा बराबर है, पेरेंट्स आर हैप्पी, टीचर्स आर हैप्पी, ही इज ऑल्सो हैप्पी, ही इज लाइकली टू गेट एडमिटेड इन अ गुड इंस्टीट्यूशन। तो ये अगर उसकी पढ़ाई करने का तरीका है, ये पढ़ाई करने का उसका इस प्रकार से अगर वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो वैखरी और मध्यमा में काम कर रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार से वो करेगा, क्योंकि उसका ज्ञान मिथ्या रहेगा, उसके पास उसने सिर्फ उतनी बुद्धि का उपयोग किया है जिससे कि कागज में वो सही तरीके से बिना गलती किए उतार सके, तो फियर फैक्टर डेवलप होना चालू हो जाएगा। अब भय अगर डेवलप होना चालू हो गया, जहां उसको डर लगने लग गया, भय लगने लग गया, अब उसके वजह से ये संभावना बनती जाएगी कि उसकी मध्यमा उसको समय पे धोखा दे देगी, तो उसका स्कोर जो है वो जो 90% था वो बाकी दिनों में 90 रहेगा, परीक्षा के दिन हो सकता है 85 पे आ जाए। सर लेकिन फियर या फैक्टर किस चीज का होगा? एक इसमें इंटरजेक्ट करना था कि फियर फैक्टर किस चीज का आएगा अगर वो जितना कोर मैं करिकुलम बताता ना तुमको, मैं बताता हूँ, सादा सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि हमको फिजिक्स 12वीं में फिजिक्स पढ़ाया जाता है, अब 10वीं 12वीं में फिजिक्स है, अब फिजिक्स उसको पढ़ाया, फिजिक्स के सारे उसने प्लैंक्स के इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और रिलेटिविटी, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन के सब उसको, यानी वो गणित भी सॉल्व कर सकता है उसके और थ्योरी भी लिख सकता। अब अगर उसने बुद्धि का वापर करके पूरा नॉलेज गेन किया है तो उसको भय कैसा डेवलप होगा? भय इसलिए डेवलप होगा कि उसमें जो कॉन्स्टेंट्स है, यानी ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर या कोई भी इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन ले लो, उसमें हर जगह, हर फिजिक्स के लगभग हर एस्पेक्ट में एक कांस्टेंट आते, ग्रेविटी का कांस्टेंट है। अब जब तक उसको वो ये नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे की पूरी ये कांस्टेंट क्या चीज है, आप सोच के देखो, फिजिक्स हमको याद क्यों नहीं रहा? आज अगर तुम लोग भी इंजीनियर बने हो, आप सब लोग उच्च पदस्थ हो, बड़े बड़े समस्या का समाधान यही लीला कर लेते हैं, पर फिजिक्स का डर हमें इसलिए लगा क्योंकि फिजिक्स की जो कांस्टेंट, फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स की जो चीजें है जिसके वजह से फिजिक्स का बेस बना हुआ है, वो कांस्टेंट अगर हमको पता ही नहीं है कि कांस्टेंट मतलब क्या है, किसी भी चीज का आप सोच के देखो कि इतने सारे इक्वेशंस है, हर इक्वेशन में एक कांस्टेंट रहता है लगभग। अगर आपको ये फिजिक्स के कांस्टेंट्स के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं हुआ तो आपको फिजिक्स पकड़े में आने में आधा अधूरा लगते रहता, और वो आधा अधूरा लगते रहता अपन फिर मगअप कर ले, सोच यानी याद कर लेते हैं, उससे अपने इक्वेशन सॉल्व हो जाते, उससे अपने को मार्क्स मिल जाते। लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि ये इक्वेशन के पीछे की थ्योरी क्या है, कि ये इक्वेशन किसी और जगह इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे हमने बोला है कि आप पोजीशन एंड स्पीड या पोजीशन एंड वेलोसिटी, इसमें से एक ही चीज पता कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, दोनों नहीं कर सकते। अब इसका किसी और विषय के साथ जोड़ के अगर हमको इसका जिस समझ में आ गया कि ये चीज क्या है, इसमें कौन सी अनसर्टेनिटी है, क्या फर्क पड़ रहा है उसके वजह से, लेकिन अगर हमको ये पता चला कि ये अनसर्टेनिटी ये है, दैट इज वेयर वी गो इनटू प्रोबेबिलिटीज। Probably the particle will be found somewhere here, probably the things, so ये जो नैनो लेवल की जो पार्टिकल शिप्स है उसमें हम लोग अनसर्टन रहते, ये अनसर्टेनिटी किस चीज की है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब तक इसका हम सकोल ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है, जो हमको बताया गया है, वो ऊपरी लेवल पे बताया गया, एक लेवल जिस लेवल पे हमको रिप्रोड्यूस करना जम जाएगा उसको। अगर उस लेवल पे हम रहेंगे, हमको पूछो व्हाट इज प्लैंक्स इक्वेशन, वो डिराइव सो एंड सो, वो डिराइव कर लेगा। और ऐसा सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, आप किसी और सब्जेक्ट में भी कर लो,
आर्कियोलॉजी में भी वैसे ही है। ये लोग आर्कियोलॉजी वहां जाके अभी इन्होंने पता किया है कि वेदों में ईंटों का, इष्टिका बोलते हैं उसको, ईंटें किस साइज की होनी चाहिए इसके बारे में बताएगा। अब आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स को बताएंगे वो कि ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इतने प्रकार की इष्टिका क्यों लगती थी, क्या रहा होगा उसके पीछे कारण, अलग अलग प्रकार के शेप्स के उन्होंने भवन बनाए, मतलब घर बनाए। तो हर सब्जेक्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स अलोन, व्हाट आई वाज टेकिंग इट फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन एनी अदर सब्जेक्ट यू कैन अप्लाई, अनलेस यू नो कि इस विषय में हम किस प्रकार से जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज का दिन है वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, कल का दिन था वैशाख पूर्णिमा, उसके पहले का दिन था वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। अब समझने वाले को जो पुरोहित है उन्हें बता दिए ये पहले दिन चतुर्दशी के दिन नरसिंह का जयंती है, फिर पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती है, और फिर तीसरे दिन तुम्हारी नारद जयंती। अब अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमको ये किसी ने अगर बताया कि सोचो एक साथ तीनों की जयंती आ रही है एक ही सीक्वेंस में, पहला कौन है? नरसिंह, बीच में कौन है? मानव, नीचे कौन है? ऋषि। हो क्या रहा है ये अगर आप सोचना चालू करोगे तो आपको ये पता चलेगा, अरे इसमें जो दिख रहा है उससे कुछ और भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उससे आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको एक नया आयाम मिलेगा सोचने के लिए। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का मैंने कितने बार लोगों को पूछा है कि आप एडिशन का सिंबल प्लस निकालते है ना, दो परपेंडिकुलर वाली, मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस करते, ये क्यों आया है? बहुत कम लोगों को पता रहता, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं होगा वो। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि प्लस ऐसा बनाना, क्रॉस ऐसा बनाना, डिवाइड का वो एक पॉइंट ऊपर, बीच में आड़ी रेख, फिर से नीचे एक पॉइंट, इससे उसका डिवीजन का सिंबल तैयार हो जाता। बट व्हाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ सिंबल्स ओनली? ये अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये अगर तुमको अच्छा, फिर हर जगह ऐसा आना चालू हो जाता, देन यू स्टार्ट आस्किंग ये अंदर क्या है? जो दिख रहा है ये तो समझ गया, उससे मेरे को मार्क्स मिलेंगे, ये मध्यमा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो मेरे को ले जाएगा पश्चिमी की तरफ, उससे क्लैरिटी आएगी तो मेरा डर कम हो जाएगा। मेरा डर कम हो जाएगा तो मेरा व्यक्तित्व तो बदल जाएगा। ज्ञानवंत होने से, ज्ञानी होने से भय जाता है, और इसलिए ज्ञान जो दिखाई देता है, जो आपको बताया जाता है, उसके कई स्तर हो सकते। आप हर स्तर में जाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर निर्भर करेगा कि आप अपना व्यक्तित्व किस दिशा में ले जा रहे हैं, या आपके। हाँ सर, तो लेकिन अब ऐसा होता है कि आज के टाइम में ऐसे आंसर्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ये उसका रीजन है कि शिक्षक लोगों के पास या तो पेरेंट्स लोगों के पास या तो हमारा जो सर्कल रहता है उसमें आंसर्स नहीं रहते, नंबर एक। नंबर दो कि एक पूरी एक रेस लगी है कि हमको इतने मार्क्स लेके आने के। अरे अपने को ये नहीं सोचना है कि अपने पास अपन ये पॉसिबल है कि नहीं है। अपने को फिलहाल इतना ही सोचना है कि जो हम कर रहे हैं उस वजह से हम लोग वैखरी और मध्यमा में हुकअप हो गए। तो होता क्या है कि जैसे अभी आप लोग अगर इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे, आपको भी अगर वैखरी मध्यमा से ही आपने पूरी शिक्षा प्राप्त करी होगी और ज्ञान प्राप्ति की आपके सिर्फ वैखरी मध्यमा से ही आपने किया होगा। आपको मैं शर्तिया बताता हूँ कि अगर आप पे एक भी अड़चन आ जाए जीवन में तो आपको तुरंत साथ साथ ही चलता आपके भय। आपको लगेगा अरे बाप रे अब तो मुश्किल हो गई, अब तो बहुत कठिन है, क्योंकि जो विचारों की निर्मलता है वो अनिवार्य है भय को दूर करने के लिए, और वो पश्चिमी में जाने से ही होता है, और उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो सर और हाँ बोलिए। तो सर जैसे अभी हम लोग जिस एज में है उस एज में तो अब इतना बड़ा चेंज आना मुश्किल है, या आ भी सकता है, लेकिन जो अभी टीनेजर्स हैं 12 साल 15 साल या 18 साल वाले, उनके लिए ये पश्चंती की प्रैक्टिस करना ज्यादा सहज होगा? नहीं, किसी के लिए भी वो उतना ही मुश्किल है। ये निर्भर करता है कि आप किस वातावरण में पले बढ़ रहे हो, आप किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ मिलते जुलते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। देखो आजकल क्या है कि सारी चीजें बंधी हुई है,
अगर आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे पे इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि आप डरे हुए हो, इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आपके बोलचाल से, आपके गेस्चर से, आपके घर पे रहने से ना रहने से वो समझ में आने लगता उसको कि कुछ तो गड़बड़ है दया कर, या घर के सभी सदस्यों को समझ में आना चालू हो जाता। उस स्थिति में वो भी उसी प्रकार के संस्कारित हो रहे हैं ना। आप अगर देखो आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ आपकी फैमिली है, मान लो आपका घर है, लेकिन वो पर्याप्त है। आपने अगर अपने घर को सुधार दिया और ऐसा हर किसी ने किया तो समस्या का समाधान खुद ही आ जाता है, डरेगा नहीं। देखो हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऊंच नीच होना है, कभी ना कभी तकलीफ में हर किसी को आना ही है, लेकिन तकलीफ में आके डरना और तकलीफों को एंजॉय करके जीवन यापन करना, उसमें बहुत अंतर है, महत अंतर है। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जाने के लिए ही हम सोच रहे हैं कि पश्चिमी का रास्ता ज्यादा पश्चिमी में जाना, पश्चिमी में रहना, पश्चिमी के बारे में सोचना। सर अभी भी एक क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन कि अब मैं एग्जांपल फिर से उस स्टूडेंट का लेता हूँ, उसको आंसर्स नहीं मिले, 50 क्वेश्चन उसके दिमाग में अभी भी है, बराबर, तो वो तो मध्यमा स्टेट में है, वो तो मध्यमा में रहेगा ही ना। और तो उसके कारण उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ गया है वहां पे कि मेरे को तो कुछ आंसर मिल रही नहीं कहीं पे भी। अरे देखो मध्यमा में अगर है, इसका मतलब है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आजकल के जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको तो सफिशिएंट मध्यमा से इतना पता चल जाता है कि मेरे को अभी न्यूटन लॉ समझ में आ गए, या मेरे को पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकता हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स के डीवाई बाय डीएक्स समझ में आ गया, पार्शियल इंटीग्रेशन समझ में आ गया, तो मेरे को ऐसा लगना चालू हो जाता कि मेरा काम, अब मैं को मैथमेटिक्स आ गया। लेकिन उसको सिर्फ मध्यमा लेवल का ही मैथमेटिक्स आता है, उसको ये छलावा होता है जब तक उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल इंटीग्रेशन, इसका अंतर ही नहीं मालूम है। व्हाट इज कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज पार्शियल इंटीग्रेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको किसी साधारण भाषा में अगर कोई समझा के नहीं बताएगा उसको, तो उसको ये शब्द छोड़ देता हो, उसको सिर्फ याद रहता कि अगर ऐसे ऐसे सिंबल रहे और ऐसा ऐसा करना है तो मेरे को लिखना चालू करना है और हेंस प्रूव्ड लिखना है अंत में। बराबर, अगर उसने ये कर दिया है तो उसका मास्टर बोलता वेरी गुड, उसका नंबर उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। बराबर। लेकिन सर अब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, इसका मतलब कि वो अभी भी मध्यमा स्टेट, लेकिन उसको अनआंसर्ड, सुनो मेरी बात, उसको अनआंसर्ड लगता ही नहीं कि कुछ है। मजे की बात यह है कि उसको लगता है कि यही करना है। वो उसके दिमाग में वहां अगर उठ के खड़ा हुआ कि सर मेरे को सबसे पहले बताओ कि ये पार्शियल डेरिवेशन या पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब क्या है, कि आप मेरे को एक साधारण आउट ऑफ मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट से समझा के बताओ, तो वो अब वो पार्शियल, उसके वो जो शब्द है उसके दिमाग में घुस गया, उसको ये समझ में आ गया, इंटीग्रेशन ये समझ में आ गया, ये दो शब्द है ना। अब बिना कंप्लीट इंटीग्रेशन बोल रहा है क्या, नहीं सिर्फ इंटीग्रेशन बोलता हूं, लेकिन यहां पार्शियल इंटीग्रेशन बोलता है। अब ये दोनों शब्दों को वो अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करना सीख जाएगा, अगर उसको ये दोनों शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएंगे और विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स अगर समझ में आ गए, तो वो जाके वहां पे फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकता है, केमिस्ट्री में भी कर सकता है, या आर्कियोलॉजी में भी कर सकता है, या धर्म के शिक्षा में भी कर सकता है। बराबर है। लेकिन सर वो फिर पश्चिमी में कैसे आएगा? हाँ, अगर उसको इस प्रकार से रहने की आदत हो गई कि एक शब्द सुना, मेरे को इस शब्द के बारे में समझना चाहिए, इसका उपयोग, क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटी साइंस पढ़ने की है, अभी आपकी प्रायोरिटी आर्ट्स पढ़ने की है, तो उसमें जितने भी शब्दावली है उनके टॉप व्यू से आपको सारे शब्दों का अर्थ और उनका उपयोग समझ में आने लग गया, तो आपको वो पूरा सब्जेक्ट टॉप व्यू से समझ में आना चालू हो जाए, आप उसमें महारत हासिल करोगे। आप महारत हासिल करोगे तो आपको भविष्य की चिंता बंद हो जाएगी, आपकी टाइम लाइन में उधर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम है अच्छा ये है क्या, फिर तो मैं खुद का ही कर लूंगा ना, ठीक है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद का कर लूंगा। अब उसका भय गायब हो गया। अब वो भय गायब हो गया तो किसी ने पूछा, कल मंदार मिला उसको, अरे यार बता ना वो क्या, बिल्कुल ले ले, बता देता हूँ तेरे को कंप्लीट, ये कर, ऐसा ऐसा कर, हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। तो वो ज्ञान आगे बढ़ाने में हिचकिचाएगा नहीं, या अपने पास का जो है देना चालू कर दे। बराबर। अब वो अगर ऐसा करेगा तो दिल का साफ होना चालू हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस तो इसका हाँ बोलो मंदर, क्या बोल रहे? पश्चिमी, हेलो, तो बेसिकली एक्सपीरियंस नॉलेज इज पश्चिमी, नहीं बेसिकली व्हाट, एक्सपीरियंस नॉलेज इज पश्चिमी,
Basically, experience knowledge is पश्चिंती to certain extent. Partially it is correct. लेकिन एक्सपीरियंस अगर खुद का है तो ज्यादा अच्छा है. हाँ नहीं, खुद का ही एक्सपीरियंस अगर अपन दे रहे किसी को और उससे वो आगे वाला को समझ रहा है या हाँ, वो to certain extent it is उसको correct. पता है कि कहाँ गलती नहीं करना है. Correct. सर लेकिन बेसिकली अभी मैं फिर से जाता हूँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ है, मध्यमा स्टेट में है. हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ है जिसके अनआंसर्ड क्वेश्चंस है. बराबर. वो क्वेश्चन लेके पश्चिमी स्टेट में जा रहे हैं. अनआंसर्ड, सुनो मेरी बात, अनआंसर्ड क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो आप पश्चिंती की तरफ जा रहे हो. अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा डेरिवेशन करना है, अगर मेरे को ये सवाल आया तो इसमें ये पहले फॉर्मूला लिखना, फिर बताना कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन से वैल्यूज दी गई है, ये फॉर्मूले में वो वैल्यूज डालो, उसके प्रकार से फिर अंत में हेंस फ्रूट करके या वैल्यू की एक वैल्यू पे अराई हो जाए एंड दैट इज द आंसर. अगर आपको सवाल ही नहीं आ रहे, if you are not triggered enough to get into new questions related to the topic being discussed, then you are missing something. बराबर. तो इसका मतलब सर पश्चिमी में भी विचार आते हैं और मध्यमा में भी विचार आते हैं. दोनों में विचार तो रहने ही वाले हैं. तो दोनों की स्टेट में फर्क क्या है? एक में बोला ना भयभीत इज मध्यमा, भयहीन इज पश्चिमी. लेकिन वो तो सर एक फ्लूइड स्टेट हो गया ना, क्योंकि पश्चिमी में तो आपके पास तभी भी आंसर नहीं है और सोच रहे हो आप. आपके पास जब पश्चिमी में नहीं है, मध्यमा में ही आपको सवाल आने को ना. पश्चिमी में तो आप तब जाओगे जब आपके पास सारे जनरल, आपको एक सवाल आया कि कांस्टेंट क्या है. इन्होंने बोला 3.14 पाई की वैल्यू है. प्रोग्रामिंग में भी हम पाई इज कंसीडर्ड कांस्टेंट और हर जगह हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 और डिजिट ले सकते. पर इसका क्या है, क्यों है ये कांस्टेंट? इस पे अगर तुमको रियल लाइफ में तुम पाई को कैसे इस्तेमाल करोगे, अगर आपको किसी ने समझा दिया है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कांस्टेंट्स रहते हैं इसकी क्या अहमियत है किसी भी विषय में. तो आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी आना चालू हो जाती है. ये विचार आना है कि अपने को दिया गया पाई इज ऑलवेज 3.4, ये आपने मान लिया, आपने उस हिसाब से उसको अप्लाई किया और आपने गणित सॉल्व करके उसको आंसर में तब्दील करके मार्क्स पा लिए. ये हो गई प्योर मध्यमा. उसने ये सोचा काय के लिए दिमाग दौड़ा और आगे क्या करना है, अपने को मार्क्स से मतलब है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, 95 के नीचे आए तो पैर तोड़ दूंगा. ओके, इससे आते बराबर, पैर भी नहीं टूटेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे. अपने को क्या घर छोड़ना ही है, बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, ऐश करूंगा, वहीं रहूंगा, घर वालों से जुदा, खत्म. उसके प्रॉब्लम सॉल्व होते ना, वो दिमाग दौड़ाना बंद कर देता. बराबर. तो फिर सर पश्चिमी स्टेट एक्चुअली है मध्यमा में ही आपको ये सारे सवाल आने चाहिए ताकि आप पश्चिमी पे जा सको. पश्चिमी इज फियरलेस स्टेट इन विच यू हैव एटलीस्ट रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट of your knowledge or of your life or one of the dimension of your life, you will be fearless. तो सर कभी पश्चिमी में ओवर थिंकिंग का इशू ही नहीं रहेगा बिकॉज यू आर फियरलेस. Overthinking का इशू नहीं रहेगा. करेक्ट. When you have fear, you overthink, and you overthink. The loop goes on. करेक्ट. And then you require to talk to psychiatrist. जाके फिर बात करनी पड़ती if it persist. सर वो क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ उसी में यू आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, उसी प्रकार से बात करते रहते हो उसी में. मध्यमा के बाहर निकलोगे नहीं तो आज नहीं तो कल स्ट्रेस में आना ही आना है आपको, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी एज यू मूव इन द टाइम. एज द टाइम मूव्स फॉरवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्रीज. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन. So excessive मध्यमा is overthinking का जड़. यस सर अगर इसलिए क्या अभी ये पॉइंट सुनो अमित, ये पॉइंट इसने जो बताया ना मध्यमा, इसलिए वो बीच में है. अब आपको अगर मध्यमा एक्सिस भी हो गई आपकी, सो यू आर इन स्ट्रेस, आपको ये स्ट्रेस रिलीव करना है. आइदर यू विल देन गेट इनटू इंटॉक्सिकेशन, और जाके शाम को बार में बैठो, दिन में होली रात में दिवाली, तो आपका मध्यमा से यानी बुद्धि का वापर बंद, सिर्फ बड़बड़ चालू, बात करते जा रहे, टोटल वैखरी, कुछ लेने देना नहीं है. मध्यमा से संबंध टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो गया, वो एंजॉय करता है, अच्छा लगता है उसको. अगर आप इस स्टेट से इस प्रकार से नहीं दूर होना चाहते तो आपको नीचे आपको पश्चिमी में जाना पड़ेगा. तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा. तो आप फिर लाइब्रेरी में जाओगे या किसी व्यक्ति के पास जाओगे या यार पता करने की कोशिश करोगे कि साला मेरा डर वाजिब है कि वाजिब नहीं है. ये हो गया इस प्रकार से नीचे जाने का. तो उससे आपको
एक बार डर छूट गया तो आप फिर ऊपर जाओगे नहीं, सिर्फ वैखरी में रहना पसंद नहीं करोगे। तो ये अच्छा है, इसलिए वो मध्य में जो ज्यादा रहता है, उसके बाद दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ज्ञान प्राप्ति करके बाहर निकाल, या तो इनमें होली रात में दिवाली वाली ऊपर गया सिर्फ वैखरी में रहे। और एक बार उसकी आदत पड़ गई तो सदैव उसी में रहता है, क्योंकि भय इतना रहता है उसको कि वो नीचे मध्य में आना ही नहीं चाहता। एंड देन पीपल बिकम एडिक्ट, दैट एडिक्शन किल्स देम। तो सर सबसे बढ़िया इसलिए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये रहता है कि आप डिफरेंट डायमेंशन से उसको सोचो, बात करो, और खुद रादर देन ओवर थिंकिंग की जगह आप बात करो दूसरे लोगों के साथ, या तो उसका सोल्यूशन ढूंढो और पश्चिम यानी उसमें जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है, आपने कोई भी चीज देखी, जैसे मैंने अभी जो मैंने आपको बताया कि 3 मैंने आपको बताया कि एक है भगवान, एक है मानव, एक है ऋषि। इस पे सोच सकते हो आप। मैंने आधा ही दिया हूं, मैंने पूरा नहीं बताया उसमें, है ना। मैं खैर कभी पूरा बताते नहीं, लेकिन अब आपको ट्रिगर होने लायक उसमें बता दिया कि ये क्या चीज है। पॉइंटर्स है उसपे, पॉइंटर जो देखो क्या है, जो पूरा बताता ना उससे कभी भी अच्छा है जो पॉइंटर देता, क्योंकि पॉइंटर मिलने से और पॉइंटर ग्रहण करने से हमारी बुद्धि का विकास, मतलब हम लोग पश्चिमी में जा सकते। पूरा मिल गया तो हमारा मध्यमा ही इंक्रीज हो रहा है। हम मध्यमा से अगर पश्चिमी में जाना चाहे तो हमको सिर्फ पॉइंटर मिलना चाहिए। तो सर यही सेम टैक्टिक्स अपने जो टीनेजर्स हैं उन पे अप्लाई की जा सकती है, ताकि उनको अपन ट्रिगर कर सके मध्यमा से नीचे आने में। करेक्ट। पॉइंटर्स दो, पूरी हेल्प मत करो, स्पून फीडिंग मत करो कभी भी और पॉइंटर दे, उचित पॉइंटर दो, और ये देखो कि वो तुम्हारा पॉइंटर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। अगर पकड़ रहा है तो उससे बड़ा वाला पॉइंटर दो, अगर नहीं पकड़ रहा है तो नीचे उतरो। पॉइंटर बराबर उसको, यानी अगर एक पॉइंटर दे दिया उसने नहीं पकड़ा है, आप बोले अरे साला मेरा ही बेटा है ये, इतना नहीं समझता इसको, तो आप रसेट हो गए, आप मध्यमा में चले गए। तो नीचे उतरो, उसके लायक पॉइंटर दो। अगर उसने पकड़ लिया, अरे सही में मेरा बच्चा है, इतनी जल्दी पकड़ लिया, फिर आप सोच सकते हो कि उसको ऊपर वाले पॉइंटर लगेंगे। मैं तो समझता था इसमें हो जाएगा, लेकिन उसको ऊपर के पॉइंटर चाहिए। तो सर जो हम पॉइंटर दे रहे हैं उस समय हम मध्यमा में होंगे। नहीं, हम हमारे लिए क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हम तो पश्चिमी में करके तो हमारे पास पॉइंटर्स है। अच्छा, नहीं हम इसलिए मध्यमा में मैं सोच रहा था कि कुछ तो सोच के उसको ट्रिगर करना है ताकि वो मध्यमा से पश्चिमी की तरफ कोशिश। लेकिन अगर हम पश्चिमी में नहीं रहे, हमारे पास वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो हम पॉइंटर फिर गलत देंगे ना। तो इसके लिए पहले खुद को इसलिए तो अपडेट रखना बहुत जरूरी है। आपको सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इसलिए ऋषि परंपरा को मैं कितना बोलता कि ऋषि संस्कृति को समझो, ऋषि परंपरा को समझो, हर चीज उन्होंने किस प्रकार से लाई है। So intelligent and knowledgeable, which comes in Pashyanti. Intelligent and knowledgeable. देखो, इंटेलिजेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, द वे नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग, इंटेलिजेंट विल बी कंसिडर्ड एज टू बी इन मध्यमा एंड knowledgeable will be a part towards Pachanti. If you are intelligent, you will be able to reproduce exact formula. You will be able to figure out what are the values given in the problem statement. You will be able to apply those values in the given formula, and then you will be able to solve that equation correctly and arrive at the correct answer. That will be given few marks against it, and then you will be considered as an intelligent person because you have scored 95%. So being intelligent is safely you can consider to be in Madhyama. But smart person is on the path towards Pashyanti or knowledgeable way. Because he is smart, he is finding ways, he is finding Yes. और Yes. सोच रहा है कि दूसरा आंसर क्यों नहीं आया, यही क्यों आया, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज ही करेक्ट एग्जैक्टली सही दिशा में जा रहे हो। तो इसमें पश्चिमी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो बात कर रहा है और जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में बात कर रहा है वो मध्यमा में है। नहीं, एडवांस और बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड इन द सेंस कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं उसी को एक लेवल पीछे। डीप बोलो, एडवांस के बजाय डीप बोलो, गहराई में जा रहा है। अपन लेयर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ऊपरी सतह में जो है वो मध्यमा समझ लो, उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आप पश्चिमी में जा रहे हो। मैंने उसको देखने का तरीका अलग लिया। मैंने पश्चिमी को टॉप में लिया, मध्यमा को सेंटर में रखा और वैरी को नीचे में रखा। एग्री, लेकिन वो एडवांस बोलने से ऐसा लगता है कि मध्यमा का अपना इंटेलिजेंट लेवल पे एक ये है। डीप में अगर आप गए उसके, क्योंकि भाषा है ना, यहाँ पे भाषा में टेक्नोलॉजी या एडवांस
ये शब्द थोड़ा गहराई, भाषा में गहराई रह सकती नहीं तो भाषा में हम लोग उसको लिटरेट और लिटरेचर ऐसे भी ले है। सकते। लिटरेट इज बेसिकली वैखरी। वैखरी और लिटरेचर मीन्स आपका पश्चंती, इसके बीच में भी लिटरेचर तो अगर आपने मध्यमा। बनाया है, अगर आपने बनाया, कोई कविता लिखी है पश्चिंती, हाँ बराबर है ना, बट कविता लिखने के लिए जो नॉलेज चाहिए, कविता वो तो लिखने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, नहीं, नॉलेज इन द कविता सेंस, अंदर से आएगी, हाँ वो पश्चंती से आएगी ना, पश्चिंती से आएगी, बराबर है ना, बट कविता लिखने के लिए जो वो मध्यमा। वो मध्यमा का है ना, शब्दों का जो तालमेल होना चाहिए, बराबर, या वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट या करेक्ट, अब सही जा रहे हो। सिचुएशन देख के किसी शब्द को उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो वो तो नॉलेज हो गया ना। वो नॉलेज, इसलिए वो इंटेलिजेंस उसके पास है कि मेरे को ये शब्दों का ज्ञान है, इतना ही हाँ। इंटेलिजेंस है। अगर वो उस पर विचार करके एक कविता के रूप में लेके आता, तो वो शब्दों के खेलना उसको समझ में आ गया, शब्दों हाँ। से वो फेरफार कर सकता है, शब्दों को छेड़ सकता है, शब्द न्यास में उसको मजा आने लगता हाँ, है, यानी तो वो हो गया पश्चिंती। मध्यमा को हम लोग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोल सकते हैं और पश्चंती को हम लोग एप्लीकेशन बोल सकते लेकिन एप्लीकेशन हम लोग यूजुअली वैखरी को बोलते हैं, क्योंकि वहां से एक्सप्रेस होता हो। हैं। हाँ, बट उसमें आपका एक कंफर्ट और एक पश्चंती भी मिलती है ना, कि इस तरह से ये वर्क भी कर रहा है जिस तरह से सोचा था। बराबर है ना, लेकिन एप्लीकेशन इज कंसिडर एज द लास्ट लेयर और द टॉप मोस्ट लेयर, जहां से वो एक्सप्रेस होता है, इसलिए अपन वैखरी को यूजुअली एप्लीकेशन में डालते सर इसलिए कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप मल्टीपल फैसेट से देख सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, तो आप पश्चिंती से सॉल्व कर रहे हो, हैं। सही तरीके से। सही तरीके से। सही क्योंकि तरीके से। आप एक सिंपल बात है कि आप जब बिजनेस एक ऑपरेट करते हो, तो उस सिनारियो में बिजनेस क्या बोले आप? बिजनेस एक बिजनेस चलाते हो या ऑपरेट करते हो आप, तो उसमें आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, डे इन डे आउट, कभी कैश के हाँ। आते हैं, कभी सेल्स का आता है, या तो कभी टेक्नोलॉजी का, कभी ऑपरेशंस का। बराबर। अगर आप वो सिचुएशंस को अगर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया आज से पहले 1000 साल पहले हमारे यहाँ पे मंदिर कैसे बने थे, या तो अपने पिरामिड्स कैसे बने थे, अगर आप वो लेवल पे सोच के आप कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो, तो आपको सॉल्यूशंस काफी मिल सकते बिल्कुल मिल सकते, सही दिशा है। इससे अगर आप, इफ यू आर अराइविंग एट ए प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। हैं। एनालॉजी सर कितना मदद करती है इसमें? बेसिकली अगर आपके पास एनालॉजी के बकेट्स रहते हैं बहुत सारे, आप काफी एनालॉजीज लगा सकते हो, तो आप एक कोई भी सिचुएशन में कंटेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कंटेक्स्ट, तो आप कैसे डिफरेंट एनालॉजीज लगा सकते हो? फिर वो पश्चिंती से ऑपरेट करेंगे कि मध्यमा से? नहीं, देखो ये जो एनालॉजी वाली है, अगर आप मेटाफोर्स की बात कर रहे हो, प्रतीकात्मक, रूपकात्मक और प्रतीकात्मक मेटाफोर्स में अगर आप बात करोगे, तो मेटाफोर्स बनाना या एक कथा के माध्यम से या एनालॉजी के माध्यम से एक नया आयाम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जोड़ना, ये मेरे ख्याल से पश्चिंती का काम, ये पश्चिंती का काम है। और ये कैसा पॉसिबल है? जो विद्यार्थी जो रहता है वो मध्यमा में रहता है, किसी को अगर समझाना है और उसको तुम इधर उधर के एग्जाम्पल ले जा रहे हो, उसको अगर वो पश्चिंती में नहीं है, तो एनालॉजी दे ही नहीं सकता हो। बराबर है सर, बराबर। तो अब सर इसमें मध्यमा का रोल जो आता है, वो जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि वर्ड्स का और पूरा खेल जो है वो वर्ड्स का है, जो राइट फॉर्मेट में पुट करने का, स्ट्रक्चर में पुट करने का, वो मध्यमा का है। बराबर। ओके सर, और फिर अब हम एक लेवल और नीचे जाते हैं, परा के बारे में। नहीं, परा के बारे में बात करनी नहीं अपने को। परा के बारे में मैं इस प्रकार से, अभी तुम्हारी ये पश्चिंती जब तक तुम्हारे गले से नीचे हृदय में नहीं जाती और मेरे को दिखता नहीं कि अभी सब लोग भयहीन होना चालू हो गए, तब तक हम परा में जा ही नहीं सकते। और क्यों जाना है हमको परा में? इतनी जल्दी क्या है? पश्चिंती को समझो ठीक से। पश्चिंती समझना है भयभीत रहना और नॉलेजेबल रहना, भयहीन रहना, भयहीन रहना और नॉलेजेबल रहना बोले तो मध्यमा में रहना, भयहीन रहना और नॉलेजेबल रहना है पश्चिंती। बराबर है, एकदम सही है। और भयहित रहना है मध्यमा में रहना, बिना डर के रहना मध्यमा, ये हो गया पश्चिंती। हाँ, और डरे डरे रहना वो मध्यमा, ये हो गया मध्यमा। और जिसमें बुद्धि का विचार नहीं करना और बोलना, वो होगा वैरी। वैखरी तो तीनों में, वैखरी के बगैर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते ना, वैखरी इज अ मस्ट। अब उसमें सिर्फ देखना है कि आप बुद्धि यूज कर रहे हो कि नहीं, कर रहे कि नहीं कर रहे, कितनी मात्रा में कर रहे, किस दिशा में लेके जा रहे, उस पे निर्भर करेगा सर। लेकिन ये लीनियर थिंकिंग एक नहीं हो गई किसी भी सिचुएशन को लेके? क्या हो गया? लीनियर थिंकिंग नहीं हो गई सर?
लीनियर थिंकिंग, अच्छा बोलो। लीनियर थिंकिंग एक तरह से नहीं हो गई कि क्योंकि एक प्रॉब्लम कोई भी आइसोलेशन में नहीं रहता है, या एक सिचुएशन में डिफरेंट फैसेट्स रहते हैं, मल्टीपल फैसेट्स रहते हैं जो कि बराबर रहते हैं। बराबर है। तो किसी एक सिचुएशन में अगर आप एक फैसेट को लेकर आप पश्चंती में हो, लेकिन दूसरे फैसेट को लेकर आप मध्यमा में हो, ऐसा हो तो सकता समस्या है? क्या है? बिल्कुल हो सकता है। अरे मेरे को नॉलेजेबल है, मेरे पास पूरा ज्ञान है, मैं सदैव भयहीन रहता हूँ, मेरे को कभी भी डर नहीं लगता, लेकिन सामने से शेर आएगा तो मैं भी उतना ही दौड़ जम से भागूंगा ना जितना कि बाकी लोग भागेंगे। ज्ञान थोड़ी देनी है। अरे मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, मेरे को मालूम है कि जीवन क्या है, नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन सामने में अगर कोई चाकू मार रहा है तो मैं क्या उसको ये समझाऊंगा? भागूंगा नहीं क्या वहां से? I will run away from this situation. That डर is altogether different than knowledge डर। सुसाइड नहीं करना है। फियर के भी डिफरेंट फैसेट्स है, मल्टीपल फैसेट्स। फियर बहुत अलग अलग प्रकार की फियर है, इसलिए तो उन्होंने बोला है ना 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, 4 प्रकार की फियर है मिनिमम। किन्होंने किन्होंने ऋषियों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बोला है, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। तुमको लगा कि बोला क्यों नहीं करके, तो ऐसा नहीं है, पर हर उसमें भी हर जगह फियर है लोगों को। धर्म में डर लगता है, अर्थ में डर लगता है, काम में डर लगता है, मोक्ष तो तुला डरा वही है, वो लोगों को पता ही नहीं उधर क्या होता है। कंसल्टेंट एज ए प्रोफेशन या डॉक्टर एज ए प्रोफेशन, हाँ, वो डॉक्टर या कंसल्टेंट अगर अपना दुकान खोल के बैठा है और वो बोला कि मैं दिन के 15 पेशेंट डॉक्टर देखूं, दुकान नहीं खोलता, हॉस्पिटल खोलता, क्लिनिक खोलता, डिस्पेंसरी खोलता, कुछ अरे तो डॉक्टर है। ठीक है, कहने का सवाल ये है कि मारवाड़ी दुकान खोलता है। हाँ। जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो नहीं सुनता है तब तक वो मध्यमा स्टेज में ही है। मोमेंट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने के बाद उसका मध्यमा यूज करने के बाद उसको बोलता है कि इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है, तो वो पश्चंती में जाके उसको सॉल्यूशन दे देता। हाँ, अगर उसको पता है कि यहाँ से अब पश्चिमी में कैसा जाना है, उसी से तो, इसलिए तो सबसे ज्यादा पढ़ाई उसी को कराते ना। हाँ, तो नहीं सबसे तो ज्यादा उसको नॉलेज रहता है। प्रतीक का जो क्वेश्चन था कि एक किसी बंदे को दोनों चीजों में रह सकता है ना, पश्चंती और मध्यमा पे, तो हाँ, हर व्यक्ति तीनों स्टेट में रहेगा, हर व्यक्ति। इतना ही है कि आप पश्चिमी कभी कभार जाओगे, हाँ, मध्यमा और वैखरी में तो सदैव रहोगे। अब किसी से अगर अभी ये जाके अभी वो तुम्हारे घर वालों की बातें सुनाई दे रही थोड़ी थोड़ी सी, और उस पे अगर तुम्हारा झगड़ा चालू हो गया तो वन ऑफ देम विल बी इन पश्चंती। कि ये समझ लो कि मध्यमा और वैखरी एक साथ चलते, और पश्चंती में आप तभी जाने की कोशिश करते हो जब आप नॉलेज गेन करते रहते हो, किसी भी आया में, कहीं भी हो, किसी भी। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अगर आपने सिर्फ उसको मध्यमा लेवल पे ही ये आज का डिस्कशन लिया तो आप पश्चिमी में नहीं जाओ, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद आप एक लेवल ऊपर जाके काम नहीं कर पाओ, तो आपका डर वैसे के वैसे ही बना रहेगा, चाहे हम लोग कितने भी ऐसे चर्चा करें। तो चर्चा अपने को अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ानी है तो अगली बार इससे बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आना, ऐसे बढ़िया बढ़िया उदाहरण लेके आना, ताकि ये मध्यमा और पश्चिमी का रास्ता खुल जाए और वैखरी में हमारी कमांड आ जाए। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन हम लोग इसी यही जगह, मतलब इसी पे समाप्त करते।